नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और चलिए शुरू कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से के साथ, जिस पर दुनिया भर की बाजारों की और इकोनॉमीज की नजर है। रेसिप्रोकल टैरिफ की आग में अमेरिकी बाजार कल फिर से झुलस गए। टैरिफ लगाकर ट्रंप ने ना सिर्फ दुनिया भर से दुश्मनी मोल ली है और इसका खामियाजा अमेरिकी निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। कल अमेरिका के तीनों अहम इंडेक्स में फिर से बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला और डाउ जोन्स 2250 अंक लुढ़क गया। वहीं नैस्डैक में करीब 1000 अंकों की भारी गिरावट आई। डाउ में जून 2020 के बाद की सबसे बड़ी बिकवाली रही। टेक्नोलॉजी वाला इंडेक्स नैस्डैक अब 2 दिन में 12% टूट गया है और अब बेयर मार्केट में है। दिसंबर के रिकॉर्ड ऊंचाई से नैस्डैक करीब 22% नीचे है और 2 दिन में अमेरिकी बाजार में निवेशकों ने करीब 5 लाख करोड़ डॉलर बाजार में गंवाए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो बिकवाली की आंधी है ये कितनी गहरी है। और इसके साथ ही अमेरिका इकोनॉमी के मंदी में जाने को लेकर आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने इसकी चेतावनी भी दी है। हालांकि संकट के बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बेहद अजीबोगरीब बयान दिया है और उन्होंने कहा कि उन्हीं कंपनियों के शेयर टूट रहे हैं जो कमजोर हैं और मजबूत कंपनियों पर इसका असर नहीं होगा। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ सत्ता में लौटे ट्रंप ने अपने फैसलों से अमेरिकी लोगों के हितों को ही संकट में डाल दिया है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है। बिजनेस जर्नलिस्ट के एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चिंता जाहिर की। यही नहीं, उन्होंने कहा कि टैरिफ के कदमों से बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। पावेल के बयान से अमेरिका में दरों में कटौती को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ फेड के सामने महंगाई को काबू में रखने की चुनौती है, वहीं ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए दरें घटाने का दबाव भी है। लेकिन अब महंगाई बढ़ने की आशंका है, तो इस बात की आशंकाएं काफी बढ़ गई हैं कि शायद अब फेड को दरों में कटौती का फैसला लेने में देर करनी पड़े। और अब रुख करेंगे कमोडिटी मार्केट का। टैरिफ वॉर के बीच यहां भी जबरदस्त एक्शन है। क्रूड फिसलकर $65 पर पहुंच गया है। वहीं रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने चांदी में भी जबरदस्त मुनाफा वसूली आई है। डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए संकट की स्थिति। पहले लगा कि क्रूड में अगर नरमी आती है तो हमारी इकोनॉमी के लिए फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप जरा बताइए कि कच्चे तेल में ये जो बिकवाली आई है, जो भाव $75 गिर के अचानक से $65 के आसपास आ गए हैं, इसके पीछे की बड़ी वजहें क्या है आपके हिसाब से? कमोडिटी मार्केट में कल भारी कोहराम दिखा। कच्चा तेल करीब 7% टूट गया। 2 दिनों में कच्चे तेल में 14% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $65.5 के करीब आ चुका है। अगस्त 2021 के बाद सबसे निचले स्तरों पर है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि ओपेक प्लस ने अनुमान से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। रोजाना 4,11,000 बैरल वो क्रूड का उत्पादन बढ़ाएंगे। उनके 8 की मेंबर्स ने यह फैसला किया। यह सबसे बड़ी गिरावट की वजह थी। दूसरी गिरावट की वजह जो आई वो चाइना की तरफ से। अब यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में चाइना ने भी 34% की जवाबी टैरिफ यूएस के सभी प्रोडक्ट पर लगाने का फैसला किया है। 10 अप्रैल से वो ये टैरिफ लगाने वाले हैं। तो इस ऐलान से भी लग रहा है कि यहां पर ट्रेड वॉर बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पे जा सकता है। ग्लोबल ग्रोथ पर असर होगा और साथ ही इसका डिमांड पर असर होगा। और यही वजह है कि कच्चे तेल में कल भारी गिरावट दिखी, बेस मेटल्स में काफी गिरावट दिखी। चौतरफा नॉन एग्री मार्केट में गिरावट का दौर था, क्योंकि उन्हें ग्लोबल स्लो डाउन में अब फंसा पूरी दुनिया नजर आ रही है। लग रहा है कि आगे डिमांड कम होगी, इस वजह से यह गिरावट दिखी। ठीक है, ओपेक प्लस ने आउटपुट अपना बढ़ाने का डिसीजन लिया है। मई से वहां पर उत्पादन बढ़ जाएगा। 8 देश अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। लेकिन टैरिफ वॉर के चलते कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती का माहौल आने की आशंका है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में बिकवाली हो रही है। लेकिन विश्वमोहन, अगर हम एक और एसेट क्लास की बात करें, सोने चांदी की अगर बात करें, वहां पर भी रिकॉर्ड ऊंचाई से जोरदार मुनाफा वसूली हो रही है। क्या सेम रीजन है? और ये बताइए कि क्या ये जो बिकवाली आ रही है सोने चांदी में, क्या और ये गहराने वाली है यहां से?
कल की गिरावट में सोना चांदी भी अछूता नहीं था। सोने की अगर बात करें तो रिकॉर्ड स्तरों से देखें तो 3600 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट अब तक आ चुकी है। सोने में 88,100 के आसपास एमसीएक्स पर भाव पहुंच चुका है। हमने देखा था इसी हफ्ते, परसों ही हमने देखा था सोने में शुरुआती कारोबार में 91,696, 91,700 के करीब पहुंचता दिखा था। उस हाई से अगर देखें तो 3650 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर सोने में देखें तो कल भारी बिकवाली दिखी थी। यहां पर 3035 तक कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर फिसल गया। कॉमेक्स पर ही स्पॉट गोल्ड की अगर बात करें तो वो $3025 तक फिसल गया। एक बड़ी गिरावट वहां पर दिखी। चांदी में तो कोहराम मचा हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में कल 7% तक चांदी टूट गई थी। $29.5 तक कॉमेक्स पर चांदी आ चुकी है। एमसीएक्स पर $87,000 रुपए के नीचे चांदी आ चुकी है। रिकॉर्ड से, मार्च के रिकॉर्ड से अगर चांदी में देखें तो $14,500 रुपए से तक की गिरावट अब तक आ चुकी है। चांदी में गिरावट इसलिए ज्यादा है क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। चीन से डिमांड घटने की चिंता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, तो ये सारी वजह चांदी पर ज्यादा दबाव बना रही है। सारे बेस मेटल्स पर भी दबाव था। गोल्ड में गिरावट की बड़ी वजह जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको यही लगता है कि अक्रॉस द एसेट क्लास सारे रिस्की एसेट्स में गिरावट थी, तो गोल्ड में लोग अपनी होल्डिंग कम करके दूसरे एसेट क्लास की मार्जिन कॉल भरने के लिए भी गोल्ड में बिकवाली कर रहे थे। हम ऐसा हमेशा देखते हैं, जब भी अक्रॉस द बोर्ड सारे एसेट क्लास में बिकवाली आती है तो गोल्ड पर भी दबाव बनता है, क्योंकि मार्जिन कॉल के लिए गोल्ड का इस्तेमाल होता है। उनकी होल्डिंग कम करके दूसरे एसेट क्लास की मार्जिन भरते हैं। लेकिन अभी अगर ज्यादातर फैक्टर्स देखें तो गोल्ड के लिए अभी भी सपोर्टिव है। दो ही फैक्टर्स गोल्ड पर दबाव बनाने वाले हैं, एक तो मार्जिन कॉल ट्रिगर बाकी एसेट क्लास के लिए, और दूसरा जो दबाव बना रहे हैं गोल्ड पर वो है यहां पे लगातार जो एक तरफा रैली चल रही थी वो। बाकी सारे फैक्टर, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। दुनिया भर में अनसर्टेनिटी, ग्लोबल ग्रोथ की चिंता, वो सारे गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। और साथ ही अभी अगर आप देखें तो जो हाजिर के डिमांड में जो लोग रुके हुए हैं उनको भी इंतजार है गोल्ड गिरने का, तो वो भी लोग अब खरीदारी करने के लिए आएंगे। सारे फैक्टर गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। अब चाहे वो इकोनॉमिक नंबर यूएस के देखें, डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की गिरावट आई 6 महीने के निचले स्तरों के आसपास है, तो सारे फैक्टर गोल्ड को सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन ये जो गिरावट आई है ट्रिगर मार्जिन कॉल की वजह से, और साथ ही दूसरी वजह तो ये देख रहे हैं कि लगातार एक तरफा रैली थी, इस वजह से ये गिरावट है। और एक तरफा हम एक तेजी भी देख रहे थे, तो एक यहां पे एक करेक्शन के तौर पर गोल्ड को आप देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया विश्व मोहन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अमेरिकी बाजारों को और इक्विटी के निवेशकों को परेशान किया है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में एक अस्थिरता पैदा कर दी है, और सोने चांदी में भी मुनाफा वसूली का हम दौर देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। इंडसइंड बैंक ने चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं, लेकिन आंकड़े कुछ खास अच्छे रहे नहीं। लोन ग्रोथ में 5.25% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ भी लगभग सपाट रही। इसके पहले हमने देखा था कि डेरिवेटिव खातों में कंपनी ने गड़बड़ी का खुलासा किया था और बैंक के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, और बाद में 2 एक्सटर्नल एजेंसीज को जांच का जिम्मा भी दिया था और ऑडिट करने को कहा गया था। वो कंपनीज थी ग्रांट थॉर्नटन और PwC, जो एक्सटर्नल ऑडिट कर रही थी डेरिवेटिव खातों में जो अकाउंटिंग लैप्सेस हुए थे उनको लेकर। लेकिन कमजोर अपडेट के बाद अब यहां से निवेशकों की चिंता फिर से बढ़ सकती है, और सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो हो सकता है कि इंडसइंड बैंक के शेयर में हम फिर से एक बिकवाली का दौर देखें। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर है टाटा कैपिटल को लेकर। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टाटा कैपिटल ने अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास DRHP दाखिल कर दिया है, और इस खबर को लेकर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, काफी चर्चा में है ये टाटा कैपिटल का आईपीओ, बताइए अब आपके पास क्या जानकारी आ रही है? कैपिटल, जो कि टाटा ग्रुप की वित्तीय सेवा कंपनी है, उसने सेबी के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस गोपनीय रूप के तौर पे फाइल कर दिया है। टाटा कैपिटल 15,000 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है, और ये नए शेयर्स इशू करेगा, और साथ में जो प्रमोटर है टाटा सन्स और कई अन्य जो शेयर होल्डर्स हैं वह अपने शेयर्स पब्लिक को इस आईपीओ के द्वारा प्रदान करेंगे OFS के माध्यम से। टाटा
कैपिटल की ये कंपनी में 93% भागीदारी है और सेबी ने जो गोपनीय फाइलिंग के जो नियम थे वो 2022 में जारी किए थे। टाटा कैपिटल 23 करोड़ शेयर्स नए शेयर्स इशू करेगा और जो फरवरी में ही टाटा कैपिटल ने एक 1500 करोड़ की राइट्स इशू संपन्न की थी और साथ में टाटा कैपिटल के जो बोर्ड है उन्होंने ये आईपीओ का प्लान का प्रस्ताव पारित किया था। अभी टाटा कैपिटल ये आईपीओ क्यों कर रहा है, वह इसीलिए क्योंकि सितंबर 2022 में आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी किए थे। जो अपर लेयर एनबीएफसीज हैं उनमें टाटा कैपिटल और टाटा सन्स दोनों शामिल हैं और इस के तहत टाटा कैपिटल और टाटा सन्स को 3 साल के अंतराल में जो कि इस सितंबर तक उन्हें आईपीओ संपन्न करना है, तो इसीलिए टाटा कैपिटल अपना आईपीओ कर रहा है। टाटा सन्स ने पहले आरबीआई से इस बारे में छूट मांगी थी और इस के चलते अभी सिर्फ टाटा कैपिटल अपने आईपीओ की तैयारी में जुटा हुआ है। बढ़ते हैं आपकी सेहत से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर के साथ। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर लगातार बाजार में मिलने वाली नकली पनीर और मिलावटी पनीर बिकने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद खुद कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री प्रहलाद जोशी एक्शन में आ गए हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर मिलावट के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को लेकर आग्रह किया है। बहुत शिकायत आया है, उसमें तो एडल्ट्रेशन बहुत हो रहा है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ये आया था, इसलिए ये फूड आइटम है। एफएसएसएआई इसको देखते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ये अथॉरिटी, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, वो इसको देखते हैं, इसलिए वो हेल्थ के अंडर आता है। मैंने नड्डा जी को रिक्वेस्ट किया है लोगों को सभी ऐसे जो संस्था है उसके बारे में पता नहीं होता है। कंज्यूमर मंत्री और मंत्रालय के नाते हमारे हेल्पलाइन पर कंप्लेंट बहुत आया था, इसलिए मैंने नड्डा जी को लिखा है और मुझे विश्वास है हेल्थ मिनिस्ट्री उसमें संज्ञान में लेके काम करे। आगे बढ़ेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बीच बाजारों में बढ़ी बिकवाली में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हमने बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के सीईओ निमेश चंदन से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा। निमेश, सबसे पहले तो बाजार का आउटलुक ही जानना बेहद जरूरी हो चुका है, बिकॉज एट दिस पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं बाजार में भारी गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिला है। देखिए, पिछले 4 महीनों में भारतीय बाजार ने काफी कुछ झेला है। हमने अर्निंग सीजन देखा, जिसके ठीक बाद कंसर्न्स, चैलेंजेस देखने को मिले हैं, एफआईएस की बिकवाली भी रही और अक्रॉस दी ग्लोब जिस तरह के सेंटिमेंट्स है उसके चलते भारतीय बाजार में कमजोरी का रुझान था। बावजूद इसके अब कुछ सेशन से कह सकते हैं पिछले 15-20 दिनों से बाजार रैशनली संभलने की कोशिश कर रहे हैं। एक खबर आ जाती है रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ब्लैंकेट टैरिफ उन्होंने लगाए, अक्रॉस दी ग्लोब कंट्रीज पर टैरिफ लगाए, सेक्टर्स पर टैरिफ लगाए। बावजूद इसके भारतीय बाजार रैशनली रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन सुबह अब फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ की खबर और उसके बाद बाजार में, भारतीय बाजार में गिरावट है। कैसे देखा जाए पूरे सेंटिमेंट को? क्या रिसेशन का खतरा और यहां से ट्रेड वॉर की इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगी? मानसी, अगर हम फंडामेंटल और मार्केट की जो सेंटिमेंट है उसको अगर स्प्लिट करके अगर हम देखें तो फंडामेंटल लेवल पर जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं, उनमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और लार्ज कैप में निवेश अब किया जा सकता है। 6 महीने में जो करेक्शन आया उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स में भी करेक्शन आया है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन आया है। बट आपने देखा होगा कि 2 साल जब रैली चली तब लार्ज कैप स्टॉक इतना ऊपर भी नहीं गए थे कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में आज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है, निफ्टी की कंपनीज में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। हमारी जो फेयर वैल्यू है निफ्टी की वो अराउंड 24,700 के आसपास है, विच मीन्स कि यहाँ से कुछ अपसाइड है इन निफ्टी। लेकिन सेंटिमेंट देखा जाए तो सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है। लोग हेडलाइंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, ट्वीट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं और पॉलिसीज जो यूएस टैरिफ की जो लगा रहे हैं उस पे भी जो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, उस पे जो बातें हो रही हैं, उस पे मार्केट काफी चिंतित है, काफी वरिड है
और उस हिसाब से एवरी डे हमें कुछ नए हेडलाइंस पे कुछ पैनिक किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में देखने मिल रहा है। अगर वो हम थोड़ी देर के लिए नॉइज हटा दें और ये देखें कि जो यूएस टैरिफ लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको है? उस यूएस कंपनीज को और यूएस सिटीजन्स को ही है। अगर वो हर कंट्री से जो हर चीज ले रहे हैं उस पर अगर टैरिफ बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन या महंगाई में दिखेगी उनकी खुद की कंट्री में। तो यूएस में अब प्रॉब्लम इकोनॉमी में हो सकता है, जहां पे हम कह सकते हैं कि वो स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पे इन्फ्लेशन भी हाई रहेगी और ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो उस वजह से अगर इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखा जाए तो इंडिया इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अमंग अदर कंट्रीज। हमें इम्पैक्ट भी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑन द टैरिफ। एक एक सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डर है लोगों में, उस वजह से आज मार्केट में आप इतना दबाव देख रहे हैं। अदरवाइज लार्ज कैप एंड क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज। लार्ज कैप और क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। निमेश जी गुड मॉर्निंग, अशेषा बात कर रही हूँ। इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 26% के तो टैरिफ्स इंडिया पर लगाए हैं, वो बाकी सारे कंट्रीज स्पेशली एशियन कंट्रीज की बात करें, चाइना कोरिया जैसे कंट्रियों से कम है। तो क्या आपको लगता है कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, वहां पर इंडिया को अपॉर्चुनिटी बन सकती है ग्लोबली अमेरिका में ट्रेड करने के लिए, और कौन से वो और सेक्टर्स होंगे जहां पर इंडिया को इन टैरिफ से फायदा होता हुआ नजर आएगा? तो इंडिया डेफिनेटली बेटर प्लेस्ड है और मेरे हिसाब से ये जो टैरिफ है 27% के, ये भी शायद नेगोशिएट होके नीचे आ जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे प्रोएक्टिव गवर्नमेंट रही है, जो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी ली है तब से उनकी टीम के साथ हमारी जो गवर्नमेंट की टीम है वो इंटरेक्ट कर रही है। उनके साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए बातचीत चल रही है। तो इसमें कुछ फ्रैंकली गुड न्यूज आ सकते हैं। आप ये समझिए कि ये 27% जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो जैसा है। अब कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अगर एशिया में हमारी जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उन पे अगर ज्यादा टैरिफ लग रहे हैं तो उसमें भी इंडिया का फायदा होता है, क्योंकि ट्रेड जो होता है, ग्लोबल ट्रेड एक रिलेटिव गेम है कि आप बाकी लोगों से कितना बेहतर प्राइस या टैक्स कर सकते हो। तो इंडिया को डेफिनेटली कुछ क्षेत्र में ये फायदा, ये प्रॉफिट हो सकता है एक्स्ट्रा। और हमारी जो पार्टनरशिप है यूएस के साथ वो शायद आगे जाके बेटर हो जाए विथ ऑल दिस ट्रेड अग्रीमेंट्स। हम भी यूएस कंपनीज के लिए कुछ ना कुछ शायद यहाँ पे टैरिफ कम करेंगे, वो नेगोशिएशंस होंगे। ऑलरेडी मीडिया में जैसे आप लोगों ने बताया कि काफी चीजों में इंडिया भी, जो कार्स बाइक, उसमें इंडिया भी टैरिफ कम करने की बात कर रहा है ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ वो बेहतर हो सके। ठीक है निमेश भाई, उम्मीद करेंगे कि नहीं ट्रंप जो फंड मैनेजर्स की तरफ से, आप जैसे जो बड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से जो व्यूज निकल के आ रहे हैं उन तक पहुंचे। उनकी एक अपनी एडवाइजरी की भी टीम है, लेकिन पता नहीं ट्रंप उनके सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, चाहते क्या हैं। आप जैसे कह रहे थे नुकसान उनको हो रहा है, हम लोग बार बार चर्चा भी कर रहे हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ट्रंप। ठीक है, मान लीजिए कि ये थोड़ी सी चीज़ें सेटल हो जाती हैं टैरिफ वाली, क्योंकि यहाँ से अभी हमें और भी इवेंट्स हमारे आगे आने वाले हैं। आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसके अलावा हम देखेंगे कि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ से टैरिफ एक बड़ा नेगेटिव जरूर है, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव्स ज्यादा है इस वक्त इकोनॉमी में? पॉजिटिव्स काफी है इकोनॉमी में। नेक्स्ट ईयर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी FY26 की, वो FY25 से बेटर रहेगी। अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी की है वो FY26 की FY25 से बेटर ग्रोथ रहेगी। तो अगर आप देखें फिस्कल पॉलिसी, अब फिस्कल पॉलिसी बजट में जो चेंजेस आए हैं, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इज नाउ फोकस्ड ऑन कंजम्पशन, डिमांड साइड पे फोकस कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, उन्होंने लिक्विडिटी के जो जितने भी हमें लास्ट ईयर लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस किया है, प्लस इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। और जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन के रिविजन आएंगे, जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उनकी जो वेजेस सैलरीज हैं वो बढ़ाई जाएंगी। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी पॉजिटिव है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी या कुछ ट्रेड अनसर्टेनिटी चल रही हो तो लोग ठीक से अनुमान नहीं लगा पाते कि इस कंपनीज या इस सेक्टर की प्रॉफिट्स नेक्स्ट ईयर कितनी रहेंगी। तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट चेंज नहीं करते, वो थोड़ी देर के लिए वैल्यूएशन कम कर देते हैं। तो जैसे ही ये जो ट्रेड की जो अनसर्टेनिटी है वो एक बार निकल जाए
तो फिर इंडियन मार्केट्स में एक री रेटिंग अपवर्ड आ सकती है, क्योंकि फिर क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो बेटर है, इंडिया की जो पोजीशनिंग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज बेटर है। हाँ, इसमें पॉकेट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि कैटेगरी वाइज लार्ज कैप अट्रैक्टिव है, स्टाइल और फैक्टर वाइज क्वालिटी अट्रैक्टिव है, और अगर सेक्टर्स वाइज देखें तो कंजम्पशन सेक्टर बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे अट्रैक्टिव कंपनीज वहां पे हैं जो अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल हैं, और हेल्थ केयर सेक्टर भी आगे जाके अच्छा कर सकता है। तो निवेश चंदन से ये बातचीत हमने कल की थी और उसका आप अंश हमने सुनाया, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। भारतीय बाजार भी इसे छूते नहीं है। ना तो बिटकॉइन, ना तो गोल्ड, ना ही कोई एसेट क्लास ऐसा लग रहा है कि जहां पर आपके पैसे बन पाएंगे। तो बाजार के इस चौतरफा गिरावट पर हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने कोटक एएमसी के नीलेश शाह से खास बातचीत की है, और सुनते हैं इस बातचीत का एक छोटा सा अंश और एक लाइटर अंदाज नीलेश शाह का। ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, मेक सेंस फॉर अ व्यूअर्स। मतलब निकुंज भाई, एक हिंदी फिल्म का गाना है, वो प्रोबेबली इसको डिस्क्राइब करता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो ये तारीफ क्या करें हम, वो क्या कर रहे हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। आई थिंक फ्रॉम US point of view, what they are doing is right. You have fiscal deficit ranging at 6 to 7%. What happens in this song, if you've seen the movie, the hero actually falls in Dal Lake after this. यहाँ पे हीरो शायद नहीं गिरेगा, बाकी सब गिर जाएंगे। और अब बढ़ेंगे उस खबर की तरफ जिस पर पूरे देश की नजर है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी इन दिनों द्वारका की पदयात्रा पर हैं। उन्होंने 29 मार्च को जामनगर से 140 किलोमीटर की यह पदयात्रा शुरू की है। उनका लक्ष्य अपने जन्मदिन 9 अप्रैल से एक दिन पहले 8 अप्रैल को द्वारकाधीश मंदिर पहुंचने का है। इस दौरान वो प्रतिदिन करीब 12 से 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। और इस पदयात्रा के दौरान हमारे संवाददाता हितेन बिटलानी ने अनंत अंबानी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन धार्मिक पदयात्रा पर निकले अनंत अंबानी 8वें दिन में पहुंच चुके हैं और रामनवमी के दिन वो अपनी यात्रा पूर्ण करना चाह रहे हैं। यानी कि रामनवमी के दिन जामनगर से द्वारकाधीश के लिए जो पदयात्रा शुरू की थी, द्वारकाधीश मंदिर में वो दर्शन करना चाह रहे। आज उनके साथ बाबा बागेश्वर भी यात्रा में जुड़े और ब्रह्म मुहूर्त में दोनों ने पदयात्रा की शुरुआत की थी। हालांकि अनंत की इस धार्मिक यात्रा की हम बात करें तो जब नवरात्रि के पहले दिन अनंत ने जब इस यात्रा की शुरुआत की थी, उस वक्त नवरात्रि के उपवास भी उन्होंने शुरू किए थे। ना कुछ खा रहे, सिर्फ पानी पी रहे हैं और उसके साथ वो इस पद यात्रा को भी पूर्ण करते नजर आ रहे हैं। करीब करीब बात करें तो 140 किलोमीटर की इस यात्रा में अनंत अंबानी लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा जो वो पूर्ण कर चुके हैं। 20 से 24 किलोमीटर की यात्रा अब बची हुई है, जो रामनवमी के दिन द्वारकाधीश पहुंचकर पूर्ण होगी और रामनवमी के दिन द्वारकाधीश मंदिर में वो दर्शन तक करेंगे। चलिए, और इसी के साथ स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जिन्हों स्वदेश के साथ। नमस्कार।